जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एमपी आबकारी के प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। तो मैं लगातार आप लोगों को देखो मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आबकारी के करा रहा हूँ। तो साथ में आप लोगों के कमेंट आते हैं कि सर जो साइंस के क्वेश्चन है अगर थोड़ा सा बोर हो जाए तो हम लोगों के नंबर जो है वो बढ़ जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है देखो मैथ, रीजनिंग और साइंस ये तीनों मिलाकर के आबकारी में 80 नंबर के आएंगे, 80 नंबर के। आपको पता है मेरे भाई, क्लास को मैं बढ़ा रहा हूँ। आपको पता है कि मैथ और रीजनिंग मिलाकर के 65 नंबर यानी 65 नंबर और 15 नंबर का साइंस, तो ऐसे कुल मिलाकर आप लोगों के कितने हो जाएंगे? 80 नंबर का। तो यही पोर्शन है, 30 नंबर का जीके है। और यही जो सेम का सेम प्रोसेस है वही एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी होता है। तो अगर मैं आबकारी के लिए साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे भाई आपके लिए भी तो एमपी पुलिस कांस्टेबल में 15 क्वेश्चन आते हैं। देखा करो कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आप लोगों को आंसर लगाना है। ठीक, आप लोगों की जो तैयारी है वो किस लेवल की है, ये सब चीज़ों को थोड़ा देखा करो, क्लास को देखा करो। ऐसा नहीं है भाई अरे यार ये तो सर आबकारी के करा रहे, हमको तो पुलिस का पढ़ना है। अरे साइंस के 15 ही क्वेश्चन आबकारी में आना है और 15 ही आपको पता है पुलिस में आना है। ठीक, 65 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के आबकारी में आना है, वही 65 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के आपको पता है एमपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आना है। तो आज हम लोग कर रहे हैं 20 फरवरी 2023 के शिफ्ट नंबर सेकंड के साइंस की क्लास नंबर सेकंड। यानी मैं एक ही क्लास में आपके जो 15 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करा दे रहा हूँ। ठीक, तो पहली क्लास मैंने आप लोगों के लिए ले ली है, उसमें शिफ्ट नंबर 1 के थे, ये शिफ्ट नंबर 2 के हैं। तो चलते हैं एक एक से हम लोग बात करेंगे। बाकी आप लोगों के लिए कुछ लाइनें, जो काम और लोग कर सकते हैं वह आप भी कर सकते हैं। यानी आप लोग देख रहे हैं इतने सारे लोगों के जब सिलेक्शन हो रहे हैं, तो मेरे भाई आप लोगों का भी सिलेक्शन हो सकता है। बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना और कंटिन्यूटी में रखना, मतलब तैयारी को कंटिन्यूटी में रखना पड़ेगा, लगातार प्रयत्न करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखो मैंने क्या बोला, ओरिजिनल पेपर से काट कर ही मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जैसे भाई कई लोग करवा देते हैं और वो पेपर में ही नहीं आए और कह देते हैं कि ये पेपर में आए हैं। तो मैं पेपर से ही काट करके, क्योंकि पेपर की पीडीएफ मैंने बोला है कि एप्लीकेशन पर डाल रखी है आप लोगों के लिए आबकारी की। ठीक, अब तो एमपी पुलिस कांस्टेबल की भी डाल दी वहां पर। तो उसी पेपर से काट करके हम लोग कर रहे हैं। उस पेपर में ये क्वेश्चन साइंस के 21 नंबर से 35 नंबर तक थे, यानी 15 क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या आया था सर, कि दृश्य प्रकाश के मामले में तरंग दैर्घ्य की अनुमानित सीमा क्या होती है। दृश्य प्रकाश यानी जिस प्रकाश में हम लोग देखते हैं उसमें तरंग दैर्घ्य की जो सीमा है वो कितनी होती है। तो मेरे भाई उसकी रेंज आप लोगों ने पढ़ा होगा, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कितना होती है सर, 7000 एंगस्ट्रॉम, यानी ऑप्शन नंबर ए। कई लोग कहते हैं सर इसमें दो दो ऑप्शन क्यों दिख रहे हैं, ये देखो इंग्लिश मीडियम के चक्कर में लिखा है, ये देखो हिंदी मीडियम के चक्कर में लिखा है। तो वो तो दोनों बातें एक ही है। ठीक, एक इंग्लिश मीडियम के चक्कर में लिखा रहता है, एक हिंदी मीडियम के कारण लिखा रहता है। बाकी पहला ऑप्शन हो गया आप लोगों का। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, एक और बात मैं आप लोगों को बताता जा रहा था, जैसे कि जो क्वेश्चन है आप लोगों के कौन कौन से सब्जेक्ट से हैं। जैसे मैंने ये पहला क्वेश्चन कराया, ये आप लोगों को पता है फिजिक्स का क्वेश्चन है। अब साइंस में अगला सर, किस परिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का उल्टा पिरामिड होता है। बायोमास का उल्टा पिरामिड होता है, तो आप लोगों को पता है कि ये होता है तालाब में। अगर यहाँ पर देखो तालाब है, वन है, घास का मैदान है, पार्क है। तालाब की जगह क्या हो सकता था सर, नदी हो सकती थी। तालाब की जगह क्या हो सकता था, समुद्र हो सकता था, क्योंकि इसमें उल्टा पिरामिड होता है। जो शैवाल होती है, जो हरी घास होती है, उसको छोटी मछली खाती हैं, उसको बड़ी मछली खाती हैं। तो उल्टा पिरामिड कहाँ पर होता है, तालाब में। ये पर्यावरण का क्वेश्चन है, एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। ठीक, आ जाओ। ये क्या कह रहा है सर, निम्न में से कौन सी शर्करा आरएनए में उपस्थित होती है। कौन सी शर्करा आरएनए में उपस्थित होती है। तो मेरे भाई उसमें क्या होता है आरएनए में, राइबोज शर्करा। क्या होती है, राइबोज शर्करा। ये बायोलॉजी का आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है प्रतिरक्षा प्रणाली, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम है, वो सर किससे बनता है। इम्यून सिस्टम किससे बनता है मेरे भाई, ये बताना है आप लोगों को। तो देखो इम्यून सिस्टम बनता है सर, वो किससे बनता है, तो त्रिदोषण और कोशिका मध्यस्थता प्रणालियां। किससे बनता है, तो त्रिदोषण और कोशिका मध्यस्थता प्रणाली। ये सर कोशिका मध्यस्थता प्रणाली क्या है मेरे भाई, इसमें टी लिम्फोसाइट बनता है, और वो क्या करता है, बीमारियों से आप लोगों की रक्षा करता है। बीमारियों से आपकी क्या करता है, रक्षा करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। देखो आप। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूं आप लोगों के लिए। हम एक ही क्लास में सारे क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा आप लोग धैर्य से एक बार सारी वीडियो को देखा करो। ये नहीं है आपने थोड़े से क्वेश्चन देखे एकदम हड़बड़ा लिए। मेरे भाई एकदम हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। पहले क्वेश्चन देखो आपसे कितने भर रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तब जाकर के हम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं सिलेक्शन तक। अगर हमारी तैयारी ऐसे एकदम आंखें बंद करके चल रही है ना, फिर नहीं, फिर कुछ नहीं होगा भाई। ठीक,
फिर चाहे आप कितने ही बड़े बड़े टीचरों से पढ़ते रहो, कोई मतलब नहीं है जब तक देखो आजकल स्मार्ट जो अप्रोच है वो होनी चाहिए। पेपर में क्या पूछा जा रहा है, कहाँ से पूछा जा रहा है, अगर वो चीज़ हमारी तैयार नहीं है तो उसको करना है। आओ देखो, निम्न में से कौन सा अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग तो आपने जब बायोलॉजी पढ़ी होगी और उस बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, ठीक सर क्या पढ़ा होगा, ठीक अपेंडिक्स आपने देखा होगा, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत जहां मिले रहते हैं इधर, तो वहां पर होता है एक अपेंडिस, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग अवशेषी, क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। तो इसको हिंदी में कहते हैं वर्मी फॉर्म परसिस्ट, ठीक, इंग्लिश में कहते हैं देखो अपेंडिक्स। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा ये अवशेषी अंग है, जो कि बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि पहले जो मनुष्य था, और वो मनुष्य सब पहले जब जंगलों में रहता था तो पेड़ पौधों की पत्तियां खाता था, ठीक, तो उसको पचाने के लिए, उसके पाचन के लिए क्या होता था, अवशेषी अंग होता था। लेकिन अब तो मनुष्य पेड़ पौधों की पत्तियां खा नहीं रहा है, अब तो वो क्या खा रहा है मेरे भाई, अब तो अनाज खा रहा है, तो अब तो उसको पचाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, पर वो है पहले से, ठीक, इसी कारण से उसको अवशेषी अंग कहते हैं, यानी अब वो है तो, लेकिन उसका कोई कार्य नहीं है ज्यादा। आओ देखो, तो बी नंबर का ऑप्शन हो गया, बताओ भाई। सर इसको देखना, निम्न में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल से उपचारित होने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेगा? ये क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेगा, वो बताना है। देखो अब ऑप्शन आप लोगों के सामने है, ठीक, संगमरमर है सर, बेकिंग है, चूना पत्थर है, बेकिंग सोडा है, ये है मतलब, ठीक है, बताओ भाई। तो ये आप लोगों के सामने कहानी है। देखो इसने क्या बोला, एक बार फिर से पढ़ो, निम्न में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल से उपचारित होने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेगा? ये आप लोगों को बताना है, बता सकते हैं भैया, ठीक, कौन नहीं छोड़ेगा बताओ, कौन नहीं छोड़ेगा बोलो। देखो बेकिंग सोडा, संगमरमर, चूना पत्थर, ये तो सब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसमें मना कर रहा है कौन नहीं छोड़ेगा, तो ये चूना पत्थर है, ये चूना है, ये लाइम स्टोन है, ये लाइम है, ये नहीं छोड़ता, ऑप्शन नंबर डी, चूना नहीं छोड़ता है, ठीक। तो आप लोगों का जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा सर ये क्या कह रहा है, इस बात को थोड़ा सुनना, कौन सा ग्रहण सूचक का उदाहरण है, कौन सा ग्रहण सूचक का उदाहरण है, ठीक, अपने को बताना है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कौन है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है कि अगर वो अम्ल के साथ बात करें तो वहां पर वो अपनी अलग गंध छोड़ेगा, क्षार के साथ बात करें तो वो अपनी अलग गंध छोड़ेगा। तो ऐसा कौन होता है सर? क्या चाइना रोज होता है, क्या मिथाइल ऑरेंज होता है, क्या हल्दी होती है, या प्याज होती है? ऐसी मेरे भाई प्याज होती है, कौन होती है, प्याज, ठीक, जिसको कहते हैं घ्राण सूचक या फिर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अम्ल के साथ अलग प्रकार का व्यवहार दिखाएगा और क्षार के साथ अलग प्रकार का व्यवहार दिखाएगा, ठीक है साहब। आ जाओ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो एक बार अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक बार कि सर ये हम लोगों से कह रहा है कि उच्चतम द्विध्रुव आघूर्ण वाले, कौन से उच्चतम द्विध्रुव आघूर्ण वाले रासायनिक यौगिक की पहचान करो। अब केमिस्ट्री में देखो आप लोग देख रहे हो थोड़ा क्वेश्चन का लेवल ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि एकदम आप लोगों में से, मैं तभी बोलता हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाया करो, उससे क्या हम लोगों को पता चल जाता है हमको किस टाइप से पढ़ना है। अब आप लोग देखोगे तो ये कई क्वेश्चन एनसीईआरटी से वैसे के वैसे रखे हुए, मतलब लाइनें रखी हैं एनसीईआरटी की। उच्चतम द्विध्रुव आघूर्ण वाले रासायनिक यौगिक की पहचान कीजिए सर। कौन? CO2, NH3, CH4, NF3। तो मेरे भाई ये उच्चतम द्विध्रुव आघूर्ण वाला जो यौगिक है इनमें वो कौन है? अमोनिया, NH3। कौन है? अमोनिया, NH3, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने क्या बोला है, हम कर रहे हैं कौन से क्वेश्चन? हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो ओरिजिनल पेपर में आए। अच्छा सर इससे हमको क्या फायदा होगा? तुमको एक तो ये फायदा होगा कि आपने मान लो आबकारी का एग्जाम देना है, किसी को MP पुलिस का एग्जाम देना है, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा। ये तो हम लोग आबकारी के कर रहे हैं, किसके क्वेश्चन है? प्रीवियस ईयर के आबकारी के, MP आबकारी के। तो सर इससे आइडिया क्या लगेगा? सर हमने बहुत पढ़ लिया, तो आप लोगों की चेकिंग हो जाएगी कि आपने कितना पढ़ लिया, कितने भर रहे हैं क्वेश्चन। अच्छा दूसरी चीज आपको आइडिया लग जाएगा कि नहीं भर रहे हैं तो हमसे कमी कहाँ रह रही है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रासायनिक बंधन में इलेक्ट्रॉनों के नाभिक के सापेक्ष आकर्षण को किस रूप में जानते हैं? किस रूप में जानते हैं? तो मेरे भाई नाभिक के सापेक्ष आकर्षण को किस रूप में जानते हैं आप लोग? सर हम जानते हैं विद्युत ऋणात्मकता के रूप में, ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम हॉप स्पॉट क्षेत्र, भारत का फर्स्ट हॉप स्पॉट एरिया कौन सा है? तो ये फर्स्ट हॉप स्पॉट एरिया तो जो है वो कौन है? अंडमान निकोबार,
कौन है मेरे भाई? अंडमान निकोबार द्वीप है। कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप है। ठीक, ये हो गया देखो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे अगला और क्वेश्चन अपन लोग कर रहे हैं। बाकी कुछ लोग कमेंट करते हैं तो आबकारी का अपना एक क्लास जो है बैच चल रहा है रामनिवास सर क्लासेस एप्लीकेशन पर। ठीक, तो आप लोग एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। ऐसा नहीं है कि मतलब बैच लेना है, बाकी आप लोगों को वहाँ पर ऐसे ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। एमपी पुलिस कांस्टेबल की पीडीएफ डली होंगी, वो मिल जाएंगी फ्री में, तो आप उनको देख सकते हैं। बाकी ये बैच चल रहा है, अगर किसी को लेना हो तो उसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस ये सब हम लोग चला रहे हैं। आओ देखो, ओजोन परत, ओजोन परत के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? अब देखो ये ओजोन परत, अब हम लोग ओजोन परत के बारे में ये क्वेश्चन देखते हैं कि सर ओजोन परत जो है, ठीक, उसको नुकसान कौन पहुंचा रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन सबसे पहले देखा किसने था कि यहाँ पर क्षरण हो रहा है? तो वो देखा था जोसेफ फॉरमैन ने। कब देखा था सर? 1985 में। कब देखा था? 1985 में। 1985 में इन्होंने देखा था अंटार्कटिका के ऊपर। किसके ऊपर देखा था? अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र देखा था। अच्छा बताओ, ओजोन परत को नापने की इकाई क्या होती है? तो डॉब्सन होती है। क्या होती है मेरे भाई? डॉब्सन होती है। आओ देखो, तो सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, जोसेफ फॉरमैन ने 1985 में अंटार्कटिका में सबसे पहले ओजोन परत में छिद्र देखा था। ठीक, तो ये सब बातें उसको कौन नुकसान पहुंचा रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सीएफसी नुकसान पहुंचा रहा है। तो इससे तो आप परिचित थे, बाकी ये वैज्ञानिक का नाम अगर आपको याद नहीं होगा तो नुकसान हो जाएगा, आपका नंबर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, क्योंकि कई लोग क्या एकदम जाएंगे डॉब्सन लगा देंगे। भाई देखना, ये कह रहा है ओजोन परत के क्षरण का पता किसने लगाया था? तो वो लगाया था जोसेफ फॉरमैन ने। ये तो डॉब्सन तो ओजोन परत की इकाई होती है। क्या होती है? ओजोन परत की इकाई होती है। उस स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ शहर, जब पेपर में क्वेश्चन आया था तो वो 2022 की रिपोर्ट से आया था, और उस समय जो है वो इंदौर आप लोगों का स्वच्छता में नंबर 1 था। आप सारे लोग कमेंट लगाएंगे इस बार स्वच्छता में नंबर 1 कौन रहा है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन रहा है? इंदौर रहा है, सूरत रहा है, दोनों रहे हैं। इसका कमेंट में आंसर जरूर लगाना। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एक पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक कौन से हैं? अजैविक घटक कौन से हैं? अच्छा, अजैविक का मतलब वो है जिसमें जीवन नहीं है। जैविक का मतलब जिसमें जीवन है, जैसे पौधे हैं, बैक्टीरिया हैं, जीव जंतु है, ये तो जैविक घटक है। अच्छा सर, अजैविक कौन होते हैं? भाई वो होते हैं जिनमें जीवन नहीं है। सर अजैविक घटक पूछ रहा, तो देखो मिट्टी, उसमें जीवन नहीं है, कार्बन में जीवन नहीं है, प्रोटीन में जीवन नहीं है। मतलब दिए गए सभी विकल्प ये क्या है सर? ये क्या है? अजैविक घटक है। कौन से घटक है मेरे भाई? अजैविक घटक है। देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिका अंगक केंद्रक लिफाफे और केंद्रक झिल्ली के बीच की कड़ी है? हाँ, ये क्वेश्चन कई बार आता है। इनमें से आपको ये बताना है सर, इनमें से देखो, लिंक बिटवीन द न्यूक्लियर एनवेलप एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कहने का मतलब ये है केंद्रक लिफाफे और केंद्रक झिल्ली के बीच की कड़ी कौन है सर? तारक काय है, अंतःप्रद्रवी जालिका है, राइबोसोम है, गोल्जी काय है। तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, इनके बीच की कड़ी तो कौन है? अंतःप्रद्रव जालिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आप लोग बायोलॉजी में कोशिका जो टॉपिक है, सेल जो टॉपिक है उसमें पढ़ते हैं। कोशिका जो टॉपिक है, सेल जो टॉपिक है उसमें पढ़ते हैं। बताओ भाई। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पढ़ें पढ़ें। ठीक, ये बात तो आप लोगों को पता चली कि ये मैंने आप लोगों को बताई। बताओ भैया, इसके बारे में अगर आपको पता चला हो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अंतःप्रद्रव जालिका, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्या कह रहा है सर? हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों में से कौन से कोशिकांग बहुत यातायात से भरे हुए हैं? अच्छा, कौन से भरे हुए हैं सर? हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों में से कौन से कोशिकांग बहुत यात से भरे हुए हैं? तो ये कह रहा गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव जालिका और लाइसोसोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे भाई वो क्या है? लाइसोसोम। कौन है? लाइसोसोम। इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, आपको पता है। किसी जगह अगर आपकी कोशिकाएं, सेल मर गई तो उनको नष्ट करने का काम करता है ना लाइसोसोम। ये कहते हैं खुद ही फट जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली भी कहते हैं लाइसोसोम को। ठीक है साहब। बाकी आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, एक एमपी पुलिस कांस्टेबल का बैच की भी बोल रहे थे कई लोग, तो उसको अपन ने शुरू करा है। बाकी अगर कोई इस बैच को ले तो थोड़ा धैर्य रखना, एकदम हड़बड़ी में नहीं रहना। ऐसा नहीं है कि एकदम सर हमने बैच लिया और बस एक साथ सारी क्लासें पढ़ा दो, तो भाई वो एकदम तो नहीं होगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। धीरे 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 चीज़ें आप लोगों के लिए आएंगी। ठीक,
तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे तो ये भी चालू कर दिया अपन लोगों ने। बाकी 15 क्वेश्चन इसमें साइंस के पूछे गए थे, मैंने सारे के सारे 15 करा दिए आपको। और आप लोग बाकी और टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब से जुड़ सकते हैं। इसी नाम से है, रामनिवास सर क्लासेस नाम से, ठीक मेरी नाम से जो है वो सारी चीज़ें बनी हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अच्छा, आप क्लास पढ़ के क्या सोचे, क्या समझे? क्या देखो, हम लोगों को ये आइडिया लग जाए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से ये आइडिया लगता है। आप लोगों ने देखा होगा कई लोग कम समय में सिलेक्शन लेते हैं, तो कैसे लेते हैं? वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हैं, उसमें देखते हैं यार कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम अंधी तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, कई लोग अंधी तैयारी करते हैं, बस तैयारी कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी करा करें, उसके थोड़े प्रीवियस ईयर देखा करो। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आप लोग कमेंट करके जरूर जाना क्लास कैसी लगी, ठीक ये भी कमेंट करके जाना कि और कौन सी क्लासें आप लोगों के लिए लाई जाएं। बाकी मैं साइंस, मैथ इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए करा रहा हूं। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।